साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं रामलाल गुप्ता जी से। गुप्ता जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। साथियों, इससे पहले कि मैं गुप्ता जी से आपका परिचय करवाऊं, बताना चाहूंगा कि रामलाल गुप्ता जी ओबीसी चिंतक हैं। वो बहुजन चिंतक के रूप में उनकी एक पहचान है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है ओबीसी के बारे में, खास तौर पर तेली समाज के बारे में उन्होंने काफ़ी लिखा है और उनकी काफ़ी जानकारी है। और वो काशीराम के मिशन से लेकर के बहुजन मिशन से वो लगातार जुड़े रहे हैं, काम करते रहे हैं। आज उनसे ही उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई है? सर जी, मेरा जन्म तो ऐसे इलाहाबाद में हुआ है, लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि मैं हायर सेकेंडरी रायपुर से किया हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने एमए जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। और उसके बाद फिर जब वो यहाँ दिल्ली राजहरा आया तो यहाँ मैं सामाजिक का कार्य तो मैं इलाहाबाद में भी करता था। यहाँ आने के बाद थोड़ा एक विचारधारा से जुड़ गया। कहना चाहिए कि वो जो समाजवादी विचारधारा या बहुजन विचारधारा कह सकते हैं। हाँ, बाबा साहब के मिशन से जुड़ गया था यहाँ आने के बाद। तब ये भी बता दीजिए कि बाबा साहब के मिशन से कैसे आप जुड़े, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ओबीसी के लोग हैं वो दूसरे जगह जाते हैं तो एक प्रकार से अपनी पहचान को छुपा जाते हैं वो। लेकिन आपने जो है अपनी पहचान को उजागर भी किया, साथ साथ आप मिशन से भी जुड़े। तो ये कैसे आपको लगा कि मिशन से जुड़ना चाहिए, क्या इसकी शुरुआत रही है? सर जी, मैं चूँकि यूपी का रहने वाला, जन्म स्थान मेरा है, और उत्तर प्रदेश में मैंने जाति संघर्ष, जाति के आधार पर होने वाली जातियाँ और जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव, जाति के आधार पर होने वाला अपमान, ये सब मैंने वहाँ बहुत करीब से, नज़दीक से और देखा था, मीडिया में भी पढ़ा। तो ये बात मुझे काफ़ी अंदर तक बेध गई कि समाज में जाति दर्द, इसका जिम्मेदार कौन, कैसे। तो इस संबंध में मैं काफ़ी चिंतन करता था, सोचता था। तो जब मुझे बाबा साहब के साहित्य पढ़ने को मिले, प्लेटफार्म पुस्तकें, तब मुझे समझ में आया कि इसकी जड़ें कहाँ है। आप किसी संस्थाओं से भी जुड़े थे क्या शुरुआत में? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा था। ज़्यादातर कहना चाहिए अपने समाज के प्लेटफार्म पर काम किया, या इस टाइप से जो ग्रामीण स्तर पर भी थोड़ा प्रयास किया समाज को जगाने का। और जब यहाँ आया तो यहाँ पर भी मैं कुछ व्यापारी संघ से भी जुड़ा रहा। मैं व्यापारी संघ का प्रेसिडेंट भी रहा दिल्ली राजहरा में। और ख़ास तौर से मुख्यतः मैं बहुजन आंदोलन से बहुत करीबी से जुड़ा और फिर उसी को समर्पित हो गया। और आज तक मैं फिर बहुजन आंदोलन के बाद फिर ओबीसी आंदोलन से के मैंने देखा ओबीसी के लोग हमारे नहीं जाग रहे। ओबीसी लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपनी भागीदारी भी नहीं ले पा रहे। ओबीसी की जो इस देश की सबसे बड़ी समस्या थी, ओबीसी की अजागरूकता। यदि ओबीसी समाज जाग जाए तो आज इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना आसानी से हो सकती है। वो क्योंकि ओबीसी समाज ही आज इस देश के मनुवाद का सबसे बड़ा स्तंभ है जो उसको जमाए हुआ है। तो हमें ओबीसी समाज को खास तौर से मैं आज टारगेट करके चल रहा हूँ कि मेरा ओबीसी समाज हर हाल में जागना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात कहा। और जैसे कि अछूतों के बारे में कहा जाता है कि अछूत जो है छूने से अछूतपन आता है। आप खुद तेली समाज से हैं, तो तेली समाज के लिए धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देखने से अछूतपन आता है। तो क्या लगता है कि भाई तेली समाज के प्रति जो धर्म ग्रंथ है वो इस तरह से आक्रामक क्यों है? आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सर देखिए, अगर आप तेली जाति की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तेली जाति ने जो तेल का आविष्कार किया, कोल्हू का, बिल्कुल सही, आदिम काल में, वो एक इंजीनियरिंग का कमाल था।
बगैर इलेक्ट्रिक के उसने एक पशु को पावर के रूप में इस्तेमाल करके उसने एक कोयले का आविष्कार किया। तो ये उसके बेहतर आईक्यू का या उसके मेधावी होने का या उसका कुशल होने का प्रमाण था, वैज्ञानिक होने का प्रमाण। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और इस कारण इस देश में जो मनुवाद था, जो ब्राह्मणवाद था, वो भारत के मूल निवासियों में जो प्रखर और मेधावी जाति के लोग थे या समाज में जो भी व्यक्ति प्रखर और मेधावी थे उनको वो पसंद नहीं करता था। जो जातियां जुझारू थी, जिनमें जैसे अब थोड़ा सा मैं उदाहरण दूं कि बौद्ध धर्म के सबसे बड़े प्रवर्तकों में हमारे तीली जाति भी थी। अच्छा। जहां तक मैंने पढ़ा है, बहुत मैं उसके प्रामाणिक तो मैं शायद मेरे पास उपलब्ध नहीं है, कि नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्रचारशील भद्र थे वो सब मेरी जानकारी में शायद तेली थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का काफी हद तक खर्च तेली समाज के लोग उठाया करते थे। अब बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े समर्थक तेली जाति के लोग थे। तो जिन जिन जातियों ने इस देश के ब्राह्मणवाद के खिलाफ या विदेशी आर्यों के खिलाफ संघर्ष किया, उसको ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में ऊंचा स्थान नहीं दिया, उनको पददलित करने का प्रयास किया। बिल्कुल, उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया। बिल्कुल ठीक बोले, प्रयास किया गया जी। गुप्ता जी, पिछले दिनों आपका एक आर्टिकल पढ़ने को मिला कर्मा माता के बारे में, और जिस नजरिए से आपने उसको लिखा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका थोड़ा सा यहाँ पर जिक्र करना जरूरी होगा। किस प्रकार से वो पुरी के मंदिर में जो घटना घटी उसको अंधविश्वास से जोड़ा गया और सच्चाई क्या है उसको आपने लिखा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। संजीव जी, ऐसा है कि हमारा जो मूल निवासियों का इतिहास है, चाहे संघर्ष का रहा हो, चाहे बलिदान का रहा हो, उसको सदैव इस देश के ब्राह्मणवाद ने दिशाहीन किया है, उसको मिटाने का प्रयास किया है या उसको धूमिल करने का प्रयास किया है। इस संबंध में जहाँ तक संत कर्मा जी का प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संत कर्मा जी झांसी की थी, लेकिन उनका ब्याह नरवरगढ़ में हुआ था। नरवरगढ़ में हमारे समाज के लोग, खासतौर पर तेली समाज के लोग, साहू समाज के लोग बहुत संपन्न थे। अपने मेहनत से, अपने प्रखर बुद्धि बल पर और अपने व्यवसायिक कारणों से बहुत संपन्न। तेल का व्यवसाय हर घर में उपयोगिता है और इस व्यवसाय में लगे हुए लोग अपनी संपन्नता के चरमोत्कर्ष थे। तो वहाँ जो राजा के सामंती लोग थे, जो राजा के सलाहकार थे, वो हमारे समाज की प्रगति से ईर्ष्या करते थे। तो इस ईर्ष्या के आड़ में उन्होंने हमारे समाज को सदैव नीचा दिखाने का प्रयास किया। संयोग से हुआ क्या, एक बार राजा का हाथी बीमार पड़ गया, तो लोगों ने हमारी जात के खिलाफ एक षड्यंत्र करने का प्लान बनाया और राजा के कान भरे कि यदि हाथी को तेल के कुंड में नहलाया जाए तो हाथी ठीक हो सकता है। और इस षड्यंत्र के तहत उन्होंने राजा से ऐसा आदेश निकलवा लिया कि राज्य के जितने भी हमारे तेली समाज के लोग हैं जो तेल का व्यापार करते हैं, वो कुंड को भरे। अब राजा का आदेश था, उन्होंने तरह तरह के राजा के कान भर दिए थे, इसलिए उनके सामने और कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने तेल का कुंड तो भर दिया। लेकिन इससे हमारा तैलिक समाज बहुत आहत हुआ और इन्होंने तय किया कि अब हम इस अन्यायी राजा के राज्य में नहीं रहेंगे। और उन्होंने नरवरगढ़ से संत कर्मा के नेतृत्व में, संत कर्मा जो कि समाज की एक जागरूक महिला थी और सामाजिक कार्यों में रुचि लेती थी और विद्रोही विचारधारा की थी, उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारे समाज ने नरवरगढ़ को त्याग करके झांसी में आकर बसे। उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि वो तीर्थ यात्रा के लिए एक बार अपने लोगों के साथ निकली, तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में देखा कि वहाँ के मंदिर में पिछड़ी जातियों का प्रवेश वर्जित था। तो ये बात जब संत कर्मा को पता चली तो उन्होंने वहाँ पर जितने भी पिछड़ी जाति के लोग थे, जो दर्शनार्थी थे, जो तीर्थयात्री थे, उनको संगठित किया और उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, चलिए हम मंदिर प्रवेश करते हैं। तो संत कर्मा के नेतृत्व में सभी वहाँ के तीर्थयात्रियों ने प्रवेश का फैसला ले लिया टाइम पर, एक निश्चित समय पर, और संत कर्मा अपने नेतृत्व में मंदिर की प्रवेश करने लगी, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।
तो वहाँ के पुजारियों ने उनको धक्का दे दिया जोर से, और उस समय उनको वृद्धा थी और सीढ़ी से गिरते ही उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो पुजारियों में दहशत फैल गई कि अब मामला बिगड़ सकता है, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। अंदर से जाके कृष्ण जी की मूर्ति लाके संत माँ कर्मा के पास रख दिया और ये अफवाह फैला दिया कि संत माँ कर्मा को भगवान कृष्ण ने खुद आके दर्शन दे दिया, और हमारा अज्ञानी समाज ने उनके इस षड्यंत्री प्रचार पर भरोसा भी कर लिया। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि संत माँ कर्मा का देहांत होने के ये बाद में साहित्य में उसको इस रूप में प्रचारित किया कि संत माँ कर्मा रोज खिचड़ी खाने आते थे, भगवान दर्शन देने आते थे। ये सब अवैज्ञानिक है और ये भरोसे के काबिल नहीं है। जो सच ये है वही जो मैंने आपसे अभी बताया कि उनकी हत्या की गई थी और उनको घुसन नहीं दिया गया था, और ये प्रसंग कट सत्य है। तो हमें संत माँ कर्मा को एक क्रांतिकारी रूप में, विद्रोही के रूप में या अधिकार के लिए संघर्ष के रूप में जाना चाहिए। संत माँ कर्मा को इस रूप में हमें याद करना चाहिए। मतलब ये है कि माँ कर्मा जो है वो संघर्ष करते हुए शहीद हुई थी। और ये घटना ये भी बताती है कि काफी पहले से तेली समाज के साथ जो दोयम दर्जे का जो व्यवहार है वो मनोवादी लोग करते आए हैं। बिल्कुल सभी तेली जमात में सभी पिछले अगर मैं और ईमानदारी से कहूँ, इस देश के पूरे मूल निवासियों के साथ 85% जो मूल निवासी हैं, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सबके साथ इन्होंने नहीं। असल में मैं तेली समाज के लिए खासतौर पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तेली समाज बहुत बड़ी जनसंख्या है, भूल गए इस घटना को, और ब्राह्मणवाद के बिल्कुल पैरों तले वो दबे हुए हैं, सबसे बड़े पैरोकार है आज तारीख में। तो इसीलिए तारीख में ये अपनी अज्ञानता के कारण, जी, इसीलिए उनको माँ कर्मा के जो त्याग है उसको समझना होगा और उसको जानना होगा। करेक्ट। तभी वो अपने दोस्त और अपने दुश्मन में फर्क पहचान कर पाएंगे। सही बोले संजीव जी, आप एकदम सही कहा जी। तो बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा वृत्तांत आपने बताया, और जो नजरिए से आपने देखा है इस पर आपने लिखा भी है। और मैं चाहूँगा कि अपने जो दर्शक हैं वो डीएमए इंडिया ऑनलाइन के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर इनका एक लेख माँ कर्मा के बारे में विस्तार से पब्लिश किया गया है, उसे आप जरूर देखें और फॉरवर्ड भी करें। तो मैंने सुना है गुप्ता जी कि आप कुछ किताबों पे भी काम कर रहे हैं, तो क्या है आप उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, मैं सन 96 से पहले अपनी दैनिक जाति पर उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक समस्याओं पर अपने समाज के पत्रिकाओं में लिख लिखता था। बाद में जब मैं बाबा साहब के मिशन पर भी लिखना चालू किया, बहुजन मिशन पर लिखना चालू किया, इस देश के 85% लोगों पर, तो उसमें जो 85% समाज की समस्याएं हैं उस पर लगभग 100 से ज्यादा आर्टिकल मैंने लिखे हैं, और बहुत से पत्रिकाओं में मेरे लेख, जो सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर पत्रिकाएं थी उनमें मेरे लेख छपे भी हैं। और बीच में अभी कोरोना काल था तो कुछ पुस्तक लिखने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी अनपब्लिश है, पब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन वो मेरे सैकड़ों लेख मेरी विचारधारा के या दैनिक जाति के समस्याओं के या पिछड़ी जाति की समस्याओं के या इस देश के मूल निवासियों की समस्याओं के को प्रतिबिंबित करते हैं। अच्छा। और पिछड़ा वर्ग को लेकर के लोग काफ़ी प्रयासरत हैं कि वो आगे बढ़े। खासतौर पर जो महात्मा फूले वो खुद स्वयं पिछड़ी जाति से आते थे, पेरियार साहब जो है वो खुद पिछड़ी जाति से आते थे। कम से कम महात्मा फूले पेरियार के आंदोलन से जो पिछड़ा वर्ग है, जो भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला वर्ग है, तो वो जुड़े उनके विचारधारा और उनके आंदोलन से। तो इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है पूरे देश में, कैसे इनको जोड़ा जा सके, आप क्या समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा अपने विचार बताएं। संजीव जी, आपने बहुत ही सामयिक मुद्दा उठाया है। सच पूछिए तो आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है पिछड़ा वर्ग का ना जागना। अगर आज इस देश में ब्राह्मणवाद शासन कर रहा है, शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी वर्ग की अजागरूकता। आज हमारा जो इस देश का पिछड़ा वर्ग है, जो देश में आज जिसकी आबादी आज लगभग 60% है, वो अपने अधिकारों के प्रति अज्ञान है। आपने खुद देखा होगा संजीव जी कि जब मंडल आयोग लागू हुआ तो उसी समय उसको काउंटर करने के लिए मनुवादियों ने राम रथ यात्रा निकाल दी थी।
तो हमारे ओबीसी के लोग मंडल के लिए घरों से नहीं निकले, मंडल के लिए लड़ने के लिए दिल्ली नहीं गए, लेकिन राम के नाम पर अयोध्या पहुंच गए। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी हक मारा जा रहा है, और इसके लिए हम ओबीसी के लोग खुद जिम्मेदार हैं। मंडल के लिए नहीं निकले, कमंडल के लिए निकल गए। ये उनकी एक ऐसी अज्ञानता थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 75 साल बाद भी हमारा ओबीसी समाज जिस रूप में जागना चाहिए, जिस रूप में संघर्ष करना चाहिए, जिस रूप में मैदान में आना चाहिए, जिस तरह अपने महापुरुषों के योगदान को, उनके संघर्ष को याद किया जाना चाहिए, उस मामले में आज भी पीछे है। आज भी वो इस देश के ब्राह्मणवाद का जो स्तंभ बिल्डिंग खड़ी है, उसके सारे स्तंभ ओबीसी के लोग हैं। अब जिस दिन ओबीसी के लोग ने छोड़ दिया, स्तंभ हट गए, उस दिन ब्राह्मणवाद अपने आप ढह जाएगा। वो ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से हमारे ओबीसी के लोग ढो रहे हैं। और यही बात हमारे ओबीसी को समझनी है कि जो पेरियार का साहित्य है, पेरियार का संघर्ष है, ज्योतिबा राव फुले का है, साहू जी महाराज का है, ललई सिंह यादव का है, खूबचंद जी बघेल का है, या जो भी हमारे ओबीसी के महापुरुष हुए हैं, आर्य चंदापुरी जी का है, ऐसे बहुत से हमारे सैकड़ों महापुरुषों ने समाज के लिए संघर्ष किया। हमें उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनके बताए रास्ते पर चल के समाज के लिए संघर्ष भी करना चाहिए। तभी हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं का समाधान होगा, और इस देश में सही अर्थों में बाबा साहब का संविधान लागू होगा, और सही अर्थों में तब हम इस देश के शासक बन सकेंगे। इस समय मैं समझ रहा हूं कि बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं गुप्ता जी कि मंडल आयोग की 40 सिफारिशें हैं जो ओबीसी के लिए मंडल साहब ने की थी। उसमें से केवल 2 सिफारिशें ही लागू हो पाई हैं, बाकी की 38 सिफारिशें लागू होनी बाकी है। आप ये समझ लीजिए कि 2 सिफारिश लागू होने से ओबीसी के समाज में कितना उत्थान, जागरूकता आई। तो हमारे ओबीसी समाज को बाकी के भी जो अनुशंसाएं हैं उसको लागू करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि हाँ ठीक बोले संजीव जी। मैं आपको थोड़ा सा पिछले इतिहास में ले चलूंगा। आजादी के बाद ओबीसी की पहचान के लिए एक काका कालेलकर आयोग गठित हुआ था, बिल्कुल, लेकिन उसकी अनुशंसाओं को खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू नहीं होने दिया, और सभी राज्यों को, मुख्यमंत्रियों को लिखा कि ये किसी भी हालत में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के लोग भी उस समय अजागरूक, इतने अजागरूक थे कि उनको जब कुछ लोगों ने भड़का दिया, जैसे ये कह के कि तुमको बाबा साहब शूद्र बनाना चाहते हैं, या तो ये उनके ये बात समझ में नहीं आई, अधिकार की बात समझ में नहीं आई। यही कारण है कि आज आप देखें कि भारी संख्या में ओबीसी के लोग अपने नाम, जाति के नाम के आगे क्षत्रिय और वैश्य का लेबल लगाते हैं। और हम आगे क्रम में आए, जब मंडल आयोग गठित हुआ, तो मंडल आयोग के लिए भी हमारे लोगों ने वो मजबूती नहीं दिखाई। नहीं, निश्चित ही ओबीसी का जो ये आंदोलन अगर सफल होता तो मंडल आयोग की सभी अनुशंसाएं लागू होती। बड़े दुख का विषय है कि आज इतने वर्षों के बाद भी ओबीसी को 27 में, जबकि हमको 52 मिलना था, काका कालेलकर ने भी 52 की अनुशंसा की थी, और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने भी 52 की अनुशंसा की थी। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अनावश्यक, एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया कि 50% का आरक्षण एक आदर्श व्यवस्था है। उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। आज भी आप दक्षिण भारत में देखिए कि 69%, 79% का आरक्षण लागू है। क्योंकि दक्षिण भारत में ओबीसी में जागरूकता है, वहां के लोगों में जागरूकता है, और सामाजिक जागरूकता के कारण वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना जानते हैं। लेकिन उत्तर भारत का जो ओबीसी है आज भी वो धर्मांधता में फंसा हुआ है। और जो 39 अनुशंसाएं जो आपने बोला ना, ओबीसी की 40 अनुशंसाएं, तो वो 40 अनुशंसाओं को लागू करवाने में हमारा ओबीसी समाज आज भी ध्यान नहीं दे रहा है। और अगर हमारी अनुशंसाएं लागू हो गई और ये अधिकार हमने पा लिया, इसके लिए हमारा समाज सड़कों पे आ गया, जागरूक हो गए, तो ब्राह्मणवाद अपने आप ढह जाएगा, और भारत में पूर्ण रूप से संविधान लागू होगा, संवैधानिक व्यवस्था होगी, कानून का राज होगा, और भारत में सामाजिक समानता की स्थिति पैदा हो जाएगी। और जब सामाजिक समानता होगी तो देश से अन्याय, अत्याचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। और भारत एक, जो विश्व गुरु ये बोलते हैं ना, भारत विश्व शक्ति बनेगा, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है।
विश्व का 24% प्राकृतिक संसाधन हमारे पास है कि आबादी सिर्फ 19% है। तो हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के बल दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं। दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही है जो हमारे बराबर में प्राकृतिक संसाधन की टक्कर दे सकता है, वरना दुनिया का कोई राष्ट्र नहीं। हमारे पास जनशक्ति है, मेहनत का है, हमारे यहाँ जलवायु है, किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ कमी है तो दृढ़ संकल्प की ओबीसी के लिए। ये पूरी जिम्मेदारी ओबीसी का है। ओबीसी को जानना पड़ेगा, तभी इस देश में जाके समाजवाद। और देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ओबीसी की जो जितनी जातियां हैं, मनुस्मृति में सभी जातियों के बारे में लिखा गया है। करेक्ट। और मनुस्मृति की जो खंड 10 है उसको आप देखिए, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको मनुस्मृति ने जलील करने से छोड़ा है। सभी जातियों को किसी ना किसी सवर्ण जाति की अवैध संतान बताया गया है। करेक्ट। इस समय जितने भी लोग मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि आप अपनी जाति को खोजिए मनुस्मृति में और देखिए कि किस प्रकार से हमारे जो पूर्वज हैं उनको जलील करने की कोशिश की गई है ब्राह्मणवादियों के द्वारा। तो हमको अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। और इस प्रकार से जो धर्म ग्रंथ हमको जलील कर रहे हैं, हमको बेइज्जत कर रहे हैं, अवैध संतान बता रहे हैं, क्योंकि मेरी किताब आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग में मैंने उसको बकायदा एक लिस्ट जारी किया गया है ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए। तो जो ओबीसी का आंदोलन इस समय आज चल रहा है, भले ही वो अभी उस तरीके से नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेरियार के और लल्लन सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, जगाने के लिए अपना एक योगदान जो है वो समाज को दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा गुप्ता जी आपसे बातचीत करते हुए। बस आखिरी में मैं यही चाहूँगा कि जाते जाते हमारे जो आंदोलन के साथी हैं, जो ओबीसी साथी हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, या और भी ऐसे लोग जो कि बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रहे हैं, पेरियार के मिशन को लेकर के चल रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, जो जागरूक साथी है, जैसे चलो हम कल्पना करते हैं कि हम ओबीसी के साथी हैं, तो हर एक ओबीसी का दायित्व तो है कि कम से कम अपने समाज के 52 लोगों को जगाए, क्योंकि हमारी 52% आबादी है। अगर एक ओबीसी के साथी 52 लोगों को जगाता है, एक अनुसूचित जाति का साथी कम से कम 15 लोगों को जगाए, एक अपना एसटी का साथी है कम से कम 8 लोगों को जगाए। इसलिए जगाना जरूरी है कि भाई यदि आप सर्विस करते हैं, आपको अगर सर्विस मिली है तो ये योग्यता के आधार पर नहीं है, ये प्रतिनिधित्व के आधार पर मिला है। योग्यता की बात आप भूल जाइए। तो कम से कम अपनी आय के कुछ हिस्से जितना अधिक से अधिक हो सके समाज को जगाने में खर्च करिए, और अपने समाज के बच्चों को आर्थिक तौर से मदद देकर उनको पढ़ाने में मदद करिए, और सामाजिक जागरूकता के साहित्य को समाज में वितरित करिए। आपने कम से कम 30 दिन में 1 दिन का तो समय आप पूरा समाज को दीजिए। इतना भी नहीं देंगे तो फिर आप समाज के वफादार नहीं कहलाएंगे। समाज के प्रति इसका मतलब है कि आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। यदि आपने 1 दिन का भी समय, 1 दिन का वेतन, 1 दिन का समय, टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी तीनों 1 दिन का दीजिए समाज को। ये हम SC ST OBC की जवाबदारी है। यदि आप नहीं करते तो आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। आने वाला वक्त में आने वाला समाज आपको समाज के प्रति दायित्व के निर्वाह के लिए नहीं जानेगा, बल्कि दायित्व से भागने के रूप में जाना जाएगा। यही मेरी आपसे क्लियर, बहुत साफ सुथरी अपेक्षा है कि हर कोई अपने समाज को जगाने के लिए 30 दिन में 1 दिन का टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी देके समाज को जगाए, अपनी जाति को जगाए। तभी आप इस देश के शासक बनोगे, तभी आपके पास सम्मान आएगा। आपके पास इस देश में नौकरियों की कमी नहीं है, इस देश में किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हम 85% लोगों में जागरूकता की। यदि हम 85% लोग जाग जाएं और इस देश में अपनी सरकार बनाएं तो इस देश अमेरिका से भी ज्यादा धनी और संपन्न बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय कर्मा माता, जय पेरियार, जय महात्मा फुले, जय भीम। जय माँ कर्मा, जय पेरियार, जय फुले, जय साहू जी महाराज। थैंक यू। तो साथियों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। बस मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच फैलाएं, SC ST OBC के बीच फैलाएं, ताकि उनमें जागरूकता आए। और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते जाएं। तो अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक के
इस खास एपिसोड में फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।